का जो है पिछले 2 साल में ज़बरदस्त टर्न अराउंड हुआ है। एक तो जो है उनको बढ़ावा मिला है कि कई जो अपने इंडियन टूरिस्ट है वगैरह वो भी इंडिया में ही हॉलीडेइंग कर रहे हैं। अच्छा, सॉरी नीलेश भाई, मैं ज़रा अब फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ रुख करना चाहूँगा। ऑनरेबल स्पीकर, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 2023-24 का बजट प्रस्तुत करती हूं। यह अमृतकाल में पहला बजट है। इस बजट में पिछली बजट में रखी गई नींव पर सतत निर्माण करते हुए भारत 100 के लिए खींची गई रूपरेखा पर आगे बढ़ते रहने की उम्मीद की गई है। हम समृद्ध एवं समावेशी भारत की परिकल्पना करते हैं जिसमें विकास के सुफल सभी क्षेत्रों और नागरिकों, विशेषकर हमारे युवाओं, महिलाओं, किसानों, अन्य पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियों तक पहुंचें। हमारी आज़ादी के 75वें साल में दुनिया ने भारतीय अर्थव्यवस्था को एक चमकता सितारा माना है। चालू वर्ष का हमारा आर्थिक विकास दर 7% पर होने का अनुमान लगाया गया है। उल्लेखनीय बात है कि यह सभी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक है। यह कोविड-19 और एक युद्ध के कारण विश्व स्तर पर अर्थव्यवस्था के बड़े पैमाने पर सुस्त पड़ने के बावजूद संभव हुआ है। इसलिए भारतीय अर्थव्यवस्था सही रास्ते पर है और चुनौतियों का समय होने के बावजूद उज्जवल भविष्य की दिशा में बढ़ रही है। आज जबकि भारत के लोग अपना मस्तक ऊंचा करके खड़े हैं और दुनिया भारत की उपलब्धियों और कामयाबियों की सराहना कर रही है, हम पूरा विश्वास है कि जिन अग्रजों ने भारत की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी थी वे आगे बढ़ती हमारी कोशिशों को आनंदित होकर आशीर्वाद दे रहे होंगे। हमने सबका प्रयास के माध्यम से व्यापक सुधारों और ठोस नीतियों के क्रियान्वयन पर ध्यान केंद्रित किया है जिनके परिणाम स्वरूप जन भागीदारी और जरूरतमंद लोगों को लक्षित समर्थन मिल सका है। इससे हमें मुश्किल वक्त में अच्छा करने में मदद मिली है। दुनिया में भारत का कद कई शानदार उपलब्धियों की वजह से बढ़ा है। अद्वितीय विश्व स्तरीय डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी आधार, कोविन और यूपीआई, अभूतपूर्व पैमानों और रफ्तार से कोविड टीकाकरण अभियान, अग्रिम मोर्चों जैसे कि जलवायु संबंधी लक्ष्यों को हासिल करना, मिशन लाइफ और राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन में अत्यधिक सक्रिय भूमिका इनके उदाहरण हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान हमने 80 करोड़ से अधिक लोगों के लिए 28 महीनों के लिए मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति करने की योजना के साथ यह सुनिश्चित किया कि कोई भूखा ना सोए। खाद्य एवं पोषणगत सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को जारी रखते हुए हम पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत अगले 1 वर्ष के लिए सभी अंत्योदय और प्राथमिक प्रयास परिवारों को मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति करने की योजना 1 जनवरी 2023 से लागू कर रहे हैं और लगभग 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक के संपूर्ण व्यय का वहन केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा। वैश्विक चुनौतियों के इस दौर में G20 अध्यक्षता हमें विश्व आर्थिक अर्थव्यवस्था में भारत की भूमिका को सशक्त करने का एक अद्वितीय अवसर देती है। वसुधैव कुटुंबकम की थीम के साथ हम वैश्विक चुनौतियों का निराकरण करने के लिए और टिकाऊ आर्थिक विकास संभव करने के लिए एक महत्वाकांक्षी लोक केंद्रित एजेंडा पर चल रहे हैं। वर्ष 2014 से भारत के प्रयासों ने सभी नागरिकों के लिए बेहतर क्वालिटी की जिंदगी और इज्जत की जिंदगी सुनिश्चित की है। प्रति व्यक्ति आय दुगनी से भी अधिक होकर 1.97 लाख रुपए अधिक हो गई है। इन 9 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार भी बढ़ा है
और यह दुनिया की 10वीं से 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। हमने कारोबार के लिए अनुकूल परिवेश के साथ एक सुशासित और नव अनुमेशी देश के रूप में अपनी स्थिति में उल्लेखनीय रूप से सुधार किया है, जैसा कि अनेक वैश्विक सूचकांकों में परिलंबित होता है। हमने कई साधारणीय विकास लक्ष्यों में भी उल्लेखनीय प्रगति की है। अर्थव्यवस्था और अधिक औपचारिक हो गई है, जैसा कि वर्ष 2022 में EPFO सदस्यता के दुगने से अधिक 27 करोड़ होने और UPI के माध्यम से 126 लाख करोड़ के 7,400 करोड़ डिजिटल भुगतान से प्रतिबिंबित होता है। लक्षित लाभों को सबके लिए सुलभ कराने के साथ अनेक योजनाओं के कुशल कार्यान्वयन के परिणाम स्वरूप समावेशी विकास संभव हुआ है। कुछ योजनाएं इस प्रकार हैं। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 11.7 करोड़ परिवारों में शौचालय, उज्ज्वला के अंतर्गत 9.6 करोड़ LPG कनेक्शन, 102 करोड़ लोगों को 220 करोड़ कोविड टीकाकरण, 47.8 करोड़ PM जन धन बैंक खाते, PM सुरक्षा बीमा और PM जीवन ज्योति योजना के तहत 44.6 करोड़ व्यक्तियों के लिए बीमा कवर और 11.4 करोड़ से अधिक किसानों को 2.2 लाख करोड़ का नकद अंतरण देना PM किसान सम्मान निधि के अंतर्गत। अमृत काल के लिए हमारी संकल्पना में सुदृढ़ लोकवित्त और सशक्त वित्तीय क्षेत्र के साथ प्रौद्योगिकी चालित और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था शामिल है। यह हासिल करने के लिए सबका साथ, सबका प्रयास के माध्यम से जन भागीदारी अनिवार्य है। इस विजन को हासिल करने के लिए आर्थिक एजेंडा में 3 चीजों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। पहला, नागरिकों विशेषकर युवा वर्ग को अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति करने के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराना। दूसरा, विकास और रोजगार सृजन पर विशेष ध्यान देना। और तीसरा, वृहद आर्थिक सुस्थिरता को सुदृढ़ करना। इन क्षेत्रों में काम करने के लिए भारत एट 100 तक की हमारी यात्रा में ध्यान किए जाने वाली इन क्षेत्रों के लिए हमने यह माना है कि अमृत काल के दौरान निम्नलिखित 4 मौके रूपांतरकारी हो सकते हैं। महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ने असाधारण कामयाबी हासिल की है। ग्रामीण महिलाओं को 81 लाख स्व सहायता समूह से जोड़कर हम इन समूहों को अगले स्तर पर, जो कि आर्थिक सुशासन दिया जाएगा, और बड़े स्तर पर हम उनको जोड़ेंगे और प्रत्येक के पास कई हजार सदस्य होंगे और जिन्हें पेशेवर तरीके से संचालित किया जाएगा। उन्हें कच्चा माल की आपूर्ति की जाएगी और उन्हें उत्पादों की बेहतर डिजाइन, गुणवत्ता, ब्रांडिंग और मार्केटिंग के साथ उनकी सहायता की जाएगी। अनुसमर्थक नीतियों के साथ उन्हें इस बात के लिए सक्षम बनाया जाएगा कि वे बड़े उपभोक्ता बाजार में सेवा देने के लिए अपने प्रचालनों का दायरा बढ़ाएं। PM विश्वकर्मा कौशल सम्मान, PM विकास। सदियों से अपने हाथों से औजारों के सहारे काम करने वाले पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों ने भारत का नाम रोशन किया है। उन्हें सामान्यतः विश्वकर्मा के नाम से संबोधित किया जाता है। उनके द्वारा बनाई गई कलाकृति और हस्तशिल्प आत्मनिर्भर भारत की सच्ची भावना को निरूपित करते हैं। पहली बार उनके लिए सहायता पैकेज की परिसंकल्पना की गई है,
इस नई स्कीम के माध्यम से उन्हें अपने उत्पादों की गुणवत्ता, पैमाने और पहुंच में सुधार लाने, उन्हें MSME वैल्यू चेन के साथ एकीकृत होने में सक्षम बनाएगी। इस योजना के संगठकों में न केवल वित्तीय समर्थन शामिल होगा, बल्कि उनमें उन्नत कौशल प्रशिक्षण, आधुनिक डिजिटल तकनीकों की जानकारी और दक्ष हरित प्रौद्योगिकियां, ब्रांड प्रमोशन, स्थानीय एवं वैश्विक बाजारों के साथ संयोजन, डिजिटल भुगतानों और सामाजिक सुरक्षा के प्रति सुलभता भी शामिल होगी। इसमें अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, महिलाओं और कमजोर वर्गों के लोगों को बहुत सहायता दी जाएगी। पर्यटन, हमारे देश में घरेलू के साथ साथ विदेशी पर्यटकों के लिए आकर्षक स्थानों की भरमार है। पर्यटन में अपार संभावनाएं हैं जिनका उपयोग किया जाना है। इस क्षेत्र में विशेषकर युवाओं के लिए नौकरियां एवं उद्यमिता के शानदार मौके हैं। पर्यटन को बढ़ावा देने का कार्य राज्यों की सक्रिय सहभागिता, सरकारी कार्यक्रमों से समन्वय और पब्लिक प्राइवेट भागीदारी के साथ मिशन मोड में किया जाएगा। हरित विकास, हम हरित ईंधन, हरित ऊर्जा, हरित खेती, हरित मोबिलिटी, हरित भवन और हरित उपस्कर के लिए अनेक कार्यक्रम और विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में ऊर्जा के कुशल उपयोग के लिए नीतियां क्रियान्वित कर रहे हैं। हरित विकास के ये प्रयास अर्थव्यवस्था की कार्बन सघनता को कम करने में सहायता पहुंचाते हैं और हर क्षेत्र में बड़े पैमाने पर नौकरियों के मौके उपलब्ध कराते हैं। इस बजट की प्राथमिकताएं, इस बजट में निम्नलिखित 7 प्राथमिकताएं अपनाई गई हैं। वे एक दूसरे का संपूर्ण करती हैं और अमृतकाल के दौरान हमारा मार्गदर्शन करते हुए सप्तऋषि की भांति कार्य करती हैं। समावेशी विकास, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना, अवसंरचना एवं निवेश, सक्षमता को सामने लाना, हरित विकास, युवा शक्ति और वित्तीय क्षेत्र। अब मैं प्राथमिकता नंबर 1 पर बात करूंगी, समावेशी विकास। सबका साथ सबका विकास के सरकार के सिद्धांत ने विशेष रूप से किसानों, महिलाओं, युवा लोगों, अन्य पिछड़े लोगों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, दिव्यांग जनों और आर्थिक रूप से कमजोर तबकों को कवर करते हुए समावेशी विकास संभव किया है। सभी को हमने वरीयता दी है और हमने विशेष रूप से जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पूर्वोत्तर पर भी निरंतर ध्यान दिया है। यह बजट इन प्रयासों को आगे बढ़ा रहा है। कृषि के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, एक खुले स्रोत, खुले मानक और अंतर प्रचालन योग्य लोकहित के रूप में कृषि के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा। इससे फसल नियोजन एवं स्वास्थ्य के लिए संगत सूचना सेवाओं, फार्म इनपुट के प्रति बेहतर सुलभता, ऋण एवं बीमा, फसल आकलन के लिए सहायता, मार्केट इंटेलिजेंस और एग्रीटेक इंडस्ट्री एवं स्टार्टअप्स के विकास के लिए समर्थन के माध्यम से समावेशी किसान केंद्रित समाधान संभव हो पाएंगे। कृषि वर्धक निधि, एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड, एग्री स्टार्टअप्स खोलने के लिए जो युवा उद्यमी है ग्रामीण क्षेत्रों में, उनके लिए उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए कृषि वर्धक निधि स्थापित की जाएगी। इस निधि का उद्देश्य होगा किसानों के सामने पेश आ रही चुनौतियों का नवोन्मेषी एवं किफायती समाधान उपलब्ध कराना। यह कृषि पद्धतियों को बदलने, उत्पादकता एवं उत्पाद को बढ़ाने के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी भी शामिल की जाएगी। अतिरिक्त लंबे रेशेदार कपास की उत्पादकता बढ़ाने के लिए हम पब्लिक प्राइवेट भागीदारी PPP के माध्यम से क्लस्टर आधारित और वैल्यू चेन दृष्टिकोण अपनाएंगे। किसानों, राज्य और इंडस्ट्री के परस्पर सहयोग से इनपुट आपूर्ति, एक्सटेंशन सेवाओं और मार्केट लिंकेजों की व्यवस्था की जाएगी।
आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौध कार्यक्रम। हम 2200 करोड़ के परिव्यय से हाई वैल्यू बागवानी फसलों के लिए रोग मुक्त गुणवत्तापूर्ण पौध सामग्री की उपलब्धता बढ़ाने के लिए आत्मनिर्भर स्वच्छ पौध कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। मिलेट के लिए वैश्विक केंद्र श्री अन्न। भारत मिलेट को लोकप्रिय बनाने के कार्यक्रम में सबसे आगे है, जिसकी खपत से पोषण, खाद्य सुरक्षा और किसानों के कार्य को बढ़ावा मिलता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऐसा कहा है। हम दुनिया में श्री अन्न के सबसे बड़े उत्पादक और दूसरे सबसे बड़े निर्यातक हैं। हम कई प्रकार के श्री अन्न उगाते हैं, जैसे कि ज्वार, श्री रागी, श्री अन्न बाजरा, श्री कुट, श्री अन्न रामदाना, कंगनी, कुटकी, कोदो, चीना और सामा। इनके ढेरों स्वास्थ्य फायदे हैं और यह सदियों से हमारे भोजन का मुख्य अंग बने रहे हैं। मैं इन श्री अन्न को उगाकर देशवासियों की सेहत में योगदान करने वाले छोटे किसानों द्वारा की गई उत्कृष्ट सेवा के लिए उनके प्रति आभार व्यक्त करती हूं। अब भारत को श्री अन्न के लिए वैश्विक केंद्र बनाने के लिए भारतीय बाजार अनुसंधान संस्थान हैदराबाद को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे कि यह संस्थान सर्वश्रेष्ठ पद्धतियों, अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साझा कर सके। कृषि ऋण के लक्ष्य को पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य पालन पर ध्यान केंद्रित करते हुए रुपए 20 लाख करोड़ रुपए तक बढ़ाया जाएगा। हम नई योजना ला रहे हैं, प्रधानमंत्री मत्स्य पालन योजना। यह एक योजना है, लेकिन हमने एक नई योजना लाए हैं जिसमें हम 6000 करोड़ के लक्षित निवेश के साथ पीएम मत्स्य संपदा योजना की एक नई उपयोजना शुरू करेंगे, ताकि मछुआरों, मछली विक्रेताओं, सूक्ष्म तथा लघु उद्यम अपने कार्य में और अधिक सक्षम बन सकें। मूल्य श्रृंखला दस्ताओं में सुधार लाया जाएगा। किसानों, विशेष रूप से छोटे एवं सीमांत किसानों के लिए तथा अन्य वंचित क्षेत्रों के लिए सरकार सहकारिता आधारित आर्थिक विकास मॉडल को बढ़ावा दे रही है। सहकार से समृद्धि के विजन को हासिल करने के अधिदेश के साथ एक नए सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया है। इस विजन को साकार करने के लिए सरकार ने पहले से ही 63,000 प्राथमिक कृषि ऋण सोसाइटी PACM के कंप्यूटरीकरण का कार्य शुरू किया है, जिसमें 2516 करोड़ के निवेश की बात की गई है। 2516 करोड़। और सभी हितधारकों एवं राज्यों के साथ परामर्श करके PACS के लिए हमने, ताकि वह बहुउद्देशीय PACS बनने में सक्षम हो सके, हमने एक मॉडल उपनियम तैयार किया गया है, और ताकि सहकारी सोसाइटियों के देशव्यापी मानचित्रण के लिए एक राष्ट्रीय सहकारी डाटाबेस तैयार किया जा सके। और हम इसे डाटाबेस तैयार किया जाएगा जो सहकारी स्तर पर होगा, और यह देशव्यापी मानचित्रण के साथ किया जाएगा। इस पृष्ठभूमि के साथ हम व्यापक विकेंद्रीकरण भंडारण क्षमता बनाने के लिए एक योजना कार्यान्वित करेंगे। इससे किसानों को अपने उत्पादों का भंडारण करने और उचित समय पर उनकी बिक्री करके लाभकारी मूल्य प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। और जो अगले 5 वर्षों जो कवर नहीं किए गए, पंचायतों में बड़ी संख्या में बहुउद्देशीय सहकारी सोसाइटियों, प्राथमिक मत्स्य सोसाइटियों और डेयरी सहकारी सोसाइटियों की स्थापना करने हेतु सुविधा प्रदान की जाएगी। स्वास्थ्य, शिक्षा तथा कौशल वर्धन। 157 मौजूदा जो मेडिकल कॉलेजों के साथ साथ 6 स्थानों में 157
शहर स्थानों में जो मौजूदा 157 मेडिकल कॉलेज हैं, उनकी स्थापना जो 2014 से की गई है, उनके साथ शहर स्थानों में 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। स्किल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन वर्ष 2047 तक स्किल सेल एनीमिया का उन्मूलन करने के लिए एक मिशन की शुरुआत की जाएगी। इसमें प्रभावित जनजातीय क्षेत्रों में जागरूकता सृजन, 0 से 40 वर्ष के आयु वर्ग के 7 करोड़ लोगों की यूनिवर्सल स्क्रीनिंग और केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों के सहयोग परक प्रयासों के माध्यम से काउंसलिंग का कार्य किया जाएगा। Council for Medical Research Labs will be made. सहयोगात्मक अनुसंधान और नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए चुनिंदा ICMR प्रयोगशालाओं की सुविधाएं सरकारी तथा निजी मेडिकल कॉलेज, संकाय तथा निजी क्षेत्र के अनुसंधान एवं विकास दलों के अनुसंधान के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। फार्मा नवाचार, फार्मास्यूटिकल में अनुसंधान एवं नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए उत्कृष्टता केंद्रों के माध्यम से एक नया कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। हम विशिष्ट प्राथमिकता पात्र क्षेत्रों में अनुसंधान तथा विकास में निवेश के लिए उद्योगों को भी प्रोत्साहित करेंगे। चिकित्सा उपकरणों हेतु बहुविषयक पाठ्यक्रम, मौजूदा संस्थानों में चिकित्सा उपकरणों हेतु पूर्ण समर्पित बहुविषयक पाठ्यक्रमों का बढ़ावा दिया जाएगा ताकि भविष्य कालिक चिकित्सा प्रौद्योगिकियों, उच्च कोटि के विनिर्माण तथा अनुसंधान के लिए कुशल मैन पावर की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। अध्यापकों का प्रशिक्षण, नवोन्मेषी शिक्षा विज्ञान, पाठ्यचर्या संव्यवहार, सतत पेशेवर विकास, डिपिस्टिक सर्वेक्षण, ICT कार्यान्वयन के माध्यम से अध्यापकों का प्रशिक्षण पुनः परिकल्पित किया जाएगा। इस उद्देश्य के लिए जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों को जीवंत उत्कृष्ट स्थानों के रूप में तैयार किया जाएगा। बच्चों और किशोरों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय, बच्चों और किशोरों के लिए अलग अलग इलाकों, भाषाओं, विषयों और स्तरों में गुणवत्तापूर्वक पुस्तकें विभिन्न उपकरणों के माध्यम से उपलब्ध कराने के लिए एक राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय की स्थापना की जाएगी। राज्यों को उनके लिए पंचायत तथा वार्ड स्तरों पर प्रत्यक्ष पुस्तकालय स्थापित करने और राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय संसाधनों तक पहुंच बनाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त पढ़ने की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए और महामारी के समय की अधिगम क्षति को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय बुक न्यास, बाल पुस्तक न्यास तथा अन्य स्रोतों को इन प्रत्यक्ष पुस्तकालयों में क्षेत्रीय भाषाओं तथा अंग्रेजी में पाठ्येतर विषयों की पुस्तकें उपलब्ध कराने और उनकी पुनर्पूर्ति करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। साक्षरता के क्षेत्र करने वाले NGO के साथ सहयोग भी इस पहल का हिस्सा होगा। वित्तीय समझ लाने के लिए वित्तीय क्षेत्र विनियामकों और संगठनों को इन पुस्तकालयों में उम्र के हिसाब से उपयुक्त पठन सामग्री देने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। प्राथमिकता 2, अंतिम छोर व व्यक्ति तक पहुंचना। प्रधानमंत्री वाजपेयी की सरकार ने जनजातीय कार्य मंत्रालय तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास विभाग का गठन किया था। अंतिम छोर व व्यक्ति तक पहुंचना के उद्देश्य पर और अधिक ध्यान केंद्रित करने के लिए हमारी सरकार ने आयुष, मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी, कौशल विकास, जल शक्ति तथा सहकारिता मंत्रालयों का गठन किया है। आकांक्षी जिले और ब्लॉक कार्यक्रम, आकांक्षी जिले कार्यक्रम की सफलता को आगे बढ़ाते हुए इस सरकार ने हाल ही में स्वास्थ्य, पोषक, शिक्षा, कृषि, जल संसाधन, वित्तीय समावेशन, कौशल विकास और आधारभूत संरचना जैसे विभिन्न डोमेनों में अनिवार्य सरकारी सेवाओं की पूर्ण उपलब्धता के लिए 500 ब्लॉकों को कवर करते हुए आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम
शुरू किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन विशेष रूप से संवेदनशील जनजातीय समूहों की सामाजिक आर्थिक स्थितियों में सुधार लाने के लिए प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन शुरू किया जाएगा। इसमें पीवीटीजी परिवारों और पर्यावासों को सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल एवं स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण, सड़क तथा दूरसंचार संपर्कता और संधारणीय आजीविका के अवसरों जैसी बुनियादी सुविधाएं पूरी तरह उपलब्ध कराई जाएंगी। अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना के तहत अगले 3 वर्ष में इस मिशन को लागू करने के लिए 15,000 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय अगले 3 वर्षों में केंद्र 3.5 लाख जनजातीय छात्रों के लिए चलाए जा रहे 740 एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूलों के लिए 38,800 अध्यापक और सहायक कार्मिक नियुक्त करेगा। सूखा प्रवण क्षेत्रों के लिए जल कर्नाटक के सूखा प्रवण मध्य क्षेत्र में संधारणीय सूक्ष्म सिंचाई सुविधा मुहैया कराने के तथा पेयजल के लिए बस्तीहल टैंकों को भरने के लिए ऊपरी भद्रा परियोजना को 5,300 करोड़ रुपए की सहायता दी जाएगी। पीएम आवास योजना के लिए परिव्यय 66% बढ़ाकर 79,000 करोड़ रुपए से अधिक कर दिया गया है। भारत साझा पुरालेख निधान भारत साझा पुरालेख निधान एक डिजिटल पुरालेख संग्रहालय में प्रथम चरण में 1 लाख प्राचीन पुरालेखों के डिजिटलीकरण के साथ स्थापित किया जाएगा। निर्धन कैदियों को सहायता जेल में बंद ऐसे निर्धन व्यक्तियों जो जुर्माना या जमानत राशि की व्यवस्था करने में असमर्थ हैं को आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। प्राथमिकता 3 अवसंरचना और निवेश। अवसंरचना एवं उत्पादक क्षमता में निवेश का विकास और रोजगार पर बहुआयामी प्रभाव पड़ता है। महामारी की सुस्त अवधि के बाद निजी निवेश दोबारा बढ़ रहे हैं। इस बजट में निवेश और रोजगार सृजन के हितकारी चक्र को गति प्रदान करने के लिए एक बार फिर महत्व दिया जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, विकास और रोजगार के संवाहक के रूप में पूंजीगत निवेश परिव्यय में लगातार तीसरे वर्ष 33% की तीव्र वृद्धि करके इसे 10 लाख करोड़ किया जा रहा है, जो जीडीपी का 3.3% होगा। यह वर्ष 2019-20 के परिव्यय से लगभग 3 गुना अधिक होगा। This substantial increase हाल के वर्षों में हुई पर्याप्त वृद्धि विकास संभावनाओं और रोजगार सृजन में तेजी लाने, निजी निवेशों को जोरदार तरीके से बढ़ाने और वैश्विक मंदी के प्रति सुरक्षा कवच लगाने के सरकार के प्रयासों के मूल में है। प्रभावी पूंजीगत व्यय। केंद्र द्वारा प्रत्यक्ष पूंजीगत निवेश का राज्यों को सहायता अनुदान के माध्यम से पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए किए गए प्रावधान द्वारा संपूर्ण किया जाता है।
केंद्र के प्रभावी पूंजीगत व्यय का बजट 13.7% लाख करोड़ होगा, जो जीडीपी का 4.5% होगा। राज्य सरकारों को पूंजीगत निवेश के लिए सहायता, मैंने अवसंरचना में निवेश में तेजी लाने और राज्यों को संपूरक नीतिगत कार्रवाइयों के लिए प्रोत्साहित करने के लिए 1.3 लाख करोड़ के उल्लेखनीय रूप से बड़े परिव्यय के साथ राज्य सरकारों के लिए 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण को एक और वर्ष जारी रखने का निर्णय लिया है। अवसंरचना में निजी निवेश हेतु अवसरों में वृद्धि करना, नव स्थापित अवसंरचना वित्त सचिवालय इंफ्रास्ट्रक्चर प्रधानतया सार्वजनिक संसाधनों पर निर्भर रहने वाले रेलवे, सड़क, शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर और पावर सहित में और अधिक निजी निवेश के लिए सभी हितधारकों की सहायता करेगा। अवसंरचना की सुमेलित मास्टर सूची, अवसंरचना की सुमेलित मास्टर सूची की अमृतकाल के लिए उपयुक्त वर्गीकरण और वित्त पोषण फ्रेमवर्क की संस्तुति करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति द्वारा समीक्षा की जाएगी। मैं रेलवे की बात कर रही हूँ अध्यक्ष महोदय। रेलवे के लिए 2.4 लाख करोड़ के पूंजीगत व्यय का प्रावधान किया गया है। अब तक का यह सर्वाधिक परिव्यय वर्ष 2013-14 में किए गए परिव्यय से लगभग 9 गुना ज़्यादा है। संभार तंत्र, लॉजिस्टिक, पत्तनों, कोयला, इस्पात, उर्वरक और खाद्यान्न क्षेत्रों के लिए शुरू से लेकर अंत तक संपर्क साधने के लिए 100 महत्वपूर्ण अवसंरचना परियोजनाएं अभिज्ञात की गई हैं। इन परियोजनाओं को निजी स्रोतों से 15,000 करोड़ रुपए सहित 75,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ प्राथमिकता दी जाएगी। क्षेत्रीय संपर्कता, हवाई क्षेत्र कनेक्टिविटी में सुधार करने के लिए 50 अतिरिक्त हवाई अड्डों, हेलीपोर्ट, वाटर एरोड्रम और एडवांस लैंडिंग ग्राउंड का पुनरुद्धार किया जाएगा। भविष्य के संधारणीय शहर, States and cities. राज्यों और शहरों को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा कि वे हमारे शहरों को भविष्य के संधारणीय शहरों में रूपांतरित करने के लिए शहरी आयोजना, सुधार और कार्रवाइयाँ करें। इसके लिए भूमि संसाधनों का कुशल उपयोग करना, शहरी अवसंरचना के लिए पर्याप्त संसाधनों का सृजन करना होगा, पारगमन उन्मुखी विकास करना होगा, शहरी भूमि की उपलब्धता और वहनीयता बढ़ानी होगी और सभी के लिए अवसर प्रदान करने होंगे। म्युनिसिपल बॉन्ड के लिए शहरों को तैयार करना, संपत्ति कर व्यवस्था में सुधार लाकर और शहरी अवसंरचना पर प्रयोक्ता प्रभार लगाकर शहरों को म्युनिसिपल बॉन्ड के लिए अपनी ऋण प्राप्ति योग्यता में सुधार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। शहरी अवसंरचना विकास निधि IRDF की तरह प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधारी न्यूनता के उपयोग के माध्यम से शहरी अवसंरचना विकास निधि की स्थापना की जाएगी। इसका प्रबंधन राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा किया जाएगा और इसका उपयोग टियर 2 और टियर 3 शहरों में शहरी अवसंरचना के विकास सृजन हेतु सार्वजनिक एजेंसियों द्वारा किया जाएगा। राज्यों को UIDF का उपयोग करते समय उपयुक्त प्रयोक्ता प्रभारों को लागू करने के लिए 15वें वित्त आयोग के अनुदान के साथ साथ मौजूदा स्कीमों से संसाधन जुटाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। हम इस उद्देश्य के लिए 10,000 करोड़ प्रति वर्ष की राशि उपलब्ध कराने की उम्मीद करते हैं। शहरी स्वच्छता, सभी शहरों और कस्बों में सेप्टिक टैंकों और सीवरों का मल कीचड़ बाहर निकालने के लिए मैन होल को मशीन होल के रूप में प्रयोग करके 100% मशीनी तरीके से साफ किया जाएगा। सूखे और गीले अपशिष्ट के वैज्ञानिक प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि सुशासन राष्ट्र की नीति का प्रगति का मूल मंत्र है। हमारी सरकार ऐसी पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन की व्यवस्था करने के लिए प्रतिबद्ध है जो आम नागरिक की बेहतरी और कल्याण के लिए कार्य करे।
मिशन कर्मयोगी। मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत केंद्र, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सिविल सेवकों के लिए क्षमता निर्माण योजनाएं तैयार और क्रियान्वित कर रहे हैं। सरकार ने एकीकृत ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए आई गॉट कर्मयोगी नामक एक प्लेटफॉर्म भी शुरू किया है, जिस पर लाखों सरकारी कर्मचारियों को अपने कौशलों का उन्नयन करने के लिए और लोक केंद्रित दृष्टिकोण अपनाने के लिए निरंतर सीखने के अवसर मिलेंगे। महोदय, व्यापारिक सुगमता को बढ़ावा देने के लिए 39,000 से अधिक अनुपालनाओं को कम किया गया है और 3,400 से अधिक विधिक उपबंधों को अपराध की श्रेणी से हटाया गया है। विश्वास आधारित शासन को बढ़ावा देने के लिए हमने 42 केंद्रीय अधिनियमों में संशोधन करने के लिए जन विश्वास विधेयक पेश किया है। इस बजट में हमारी अर्थव्यवस्था के सामर्थ्य को सामने लाने के लिए अनेक उपायों का प्रस्ताव किया गया है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए उत्कृष्टता केंद्र। कृत्रिम बुद्धिमत्ता को भारत में बनाएं और कृत्रिम बुद्धिमत्ता से भारत के लिए कार्य कराएं के विजन को साकार करने के लिए देश के शीर्ष शैक्षिक संस्थानों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए 3 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। अग्रणी उद्योगपति कृषि, स्वास्थ्य और संधारणीय शहरों के क्षेत्रों में बहुविषयक अनुसंधान कराने, अत्याधुनिक एप्लीकेशन तैयार करने और मापनीय समस्याओं के समाधान तैयार करने में सहभागी होंगे। इससे कृषि बुद्धिमत्ता के कारगर इकोसिस्टम को प्रेरित करने और इस क्षेत्र में गुणवत्ता मानव संसाधनों को प्रशिक्षित किया जा सकेगा। राष्ट्रीय डाटा शासन नीति। स्टार्टअप्स और शिक्षाविदों द्वारा नवाचार और अनुसंधान शुरू करने के लिए राष्ट्रीय डाटा शासन नीति लाई जाएगी। इस से अज्ञात नाम से आने वाले डाटा तक पहुंच बनाने में मदद मिलेगी। अपने ग्राहकों को जाने प्रक्रिया का सरलीकरण किया जाएगा। एक आकार सबके लिए उपयुक्त के बजाय जोखिम आधारित मानदंड अपनाकर केवाईसी प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा। वित्तीय क्षेत्र के विनियामकों को ऐसी केवाईसी प्रणाली रखने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा जो डिजिटल भारत की जरूरतों को पूरा करने के लिए सहज हो सके। पहचान और पते के अद्यतनीकरण के लिए वन स्टॉप समाधान। विभिन्न सरकारी एजेंसियों, विनियामकों और विनियमित निकायों द्वारा बनाए रखे गए व्यक्तियों की पहचान और पते के मिलान और अद्यतनीकरण के लिए वन स्टॉप समाधान की व्यवस्था की जाएगी, जिससे डिजी लॉकर सेवा और आधार का मूलभूत पहचान के रूप में प्रयोग किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, सामान्य बिजनेस पहचानकर्ता। जिन बिजनेस प्रतिष्ठानों के लिए अस्थायी खाता संख्या होना अपेक्षित है, उनके लिए विनिर्दिष्ट सरकारी एजेंसियों की सभी डिजिटल प्रणालियों के लिए पैन को सामान्य पहचानकर्ता के रूप में प्रयोग किया जाएगा। इससे कारोबार करना आसान होगा और इसे विधिक अधिदेश के जरिए कार्यान्वित किया जाएगा। एकीकृत फाइलिंग प्रक्रिया। एक ही सूचना को विभिन्न सरकारी एजेंसियों के पास अलग अलग प्रस्तुत करने की अपेक्षा से बचने के लिए एकीकृत फाइलिंग प्रक्रिया वाली प्रणाली स्थापित की जाएगी। सूचना या विवरणी को एक सामान्य पोर्टल पर सरलीकृत प्रारूपों में दायर करने के इस प्रक्रिया को दायरकर्ताओं के विकल्प के अनुसार अन्य एजेंसियों के साथ साझा किया जाएगा। विवाद से विश्वास। एक सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यमों एमएसएमई के लिए राहत। कोविड अवधि के दौरान यदि एमएसएमई अपनी संविदाओं को निष्पादित करने में विफल रहे तो बोली या निष्पादन प्रतिभूति से संबंधित जब्त राशि का 95% भाग सरकार और सरकारी उपक्रमों द्वारा उन्हें लौटा दिया जाएगा। इससे एमएसएमई को राहत मिलेगी। से विश्वास। विवाद से विश्वास 2 संविदागत विवादों का निपटान।
सरकार और सरकारी उपक्रमों के संविदागत विवादों, जिनमें मध्यस्थम पंचायत को किसी न्यायालय में चुनौती दी गई है, के निपटान के लिए मानकीकृत शर्तों वाली एक स्वैच्छिक समाधान स्कीम लाई जाएगी। इसे विवाद की लंबितता के स्तर पर निर्भर रहते हुए श्रेणीकृत निपटान शर्तों की पेशकश करके किया जाएगा। राज्य सहायता मिशन राष्ट्रीय प्राथमिकताओं की दिशा में हमारे सामूहिक प्रयासों के लिए नीति आयोग का राज्य सहायता मिशन 3 वर्षों के लिए जारी रहेगा। परिणाम आधारित वित्त पोषण, प्रतिस्पर्धी विकास जरूरतों के लिए दुर्लभ संसाधनों को प्रायोगिक आधार पर बेहतर तरीके से आवंटित करने के लिए चुनिंदा स्कीमों के वित्त पोषण को इनपुट आधारित से परिणाम आधारित में बदल दिया जाएगा। ई न्यायालय, न्याय के प्रशासन में दक्षता लाने के लिए 7,000 करोड़ के परिव्यय से ई न्यायालय परियोजना का चरण 3 शुरू किया जाएगा। फिनटेक सेवाएं, भारत में फिनटेक सेवाओं को हमारे डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, जिसमें आधार, पीएम जनधन योजना, वीडियो केवाईसी, इंडिया स्टैक और यूपीआई शामिल है, के द्वारा सुगम बनाया गया है तथा और अधिक नवोन्मेषी फिनटेक सेवाएं लाने में सक्षम बनाने के लिए डिजी लॉकर में लोगों के लिए उपलब्ध दस्तावेजों के दायरे में विस्तार किया जाएगा। एमएसएमई, बड़े व्यवसायों और चैरिटेबल ट्रस्टों के प्रयोग के लिए एक निकाय डिजी लॉकर स्थापित किया जाएगा। इससे दस्तावेजों को सुरक्षित तरीके से ऑनलाइन स्टोर करने तथा जहां आवश्यकता हुई उन्हें विभिन्न प्राधिकरणों, विनियामकों, बैंकों और अन्य व्यावसायिक निकायों के साथ साझा करने में मदद मिलेगी। 5G सेवाएं, 5G सेवाओं का प्रयोग करते हुए एप्लीकेशन तैयार करने के लिए इंजीनियरिंग संस्थानों में 100 प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी। जिनसे अनेक नए अवसरों, बिजनेस मॉडलों और रोजगार की संभावनाओं से जुड़ी जरूरतों को पूरा किया जा सकेगा। ये प्रयोगशालाएं अन्य बातों के साथ साथ स्मार्ट कक्षाओं, सूक्ष्म कृषि, इंटेलिजेंट परिवहन प्रणालियों और हेल्थ केयर एप्लीकेशनों को कवर करेगी। प्रयोगशाला में उत्पन्न हीरे एक प्रौद्योगिकी आधारित और नवीन सिद्धांत से प्रेरित एक उभरता क्षेत्र है, जिसमें रोजगार की बहुत बड़ी संभावनाएं हैं। ये हीरे पर्यावरण हितैषी हैं, जिनमें वही प्रकाशीय और रासायनिक गुण होते हैं जो प्राकृतिक हीरों में होते हैं। एलजीडी सीड्स और मशीनों के स्वदेश में ही उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए और आयात पर निर्भरता घटाने के लिए एक आईआईटी को 5 वर्षों के लिए अनुसंधान और विकास अनुदान प्रदान किया जाएगा। एलजीडी के उत्पादन की लागत को कम करने के लिए एलजीडी सीड्स पर सीमा शुल्क की दर की समीक्षा करने का प्रस्ताव भाषण के भाग ख में दर्शाया जाएगा। अब मैं प्राथमिकता 5 पर आती हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, हरित विकास। माननीय प्रधानमंत्री ने पर्यावरण के प्रति सजग जीवन शैली के आंदोलन को गति देने के लिए लाइफ अथवा पर्यावरण के लिए जीवन शैली की संकल्पना प्रस्तुत की है। भारत हरित उद्योग और आर्थिक परिवर्तन को लाने के लिए वर्ष 2070 तक पंचामृत तथा निवल शून्य कार्बन उत्सर्जन की ओर दृढ़ता से आगे बढ़ रहा है। यह बजट हरित विकास पर दिए गए हमारे विशेष ध्यान पर आधारित है। हाल में 19,700 करोड़ के परिव्यय के साथ शुरू किए गए राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन की मदद से अर्थव्यवस्था को निम्न कार्बन सघनता वाली स्थिति में ले जाने, जीवाश्म ईंधन के आयातों पर निर्भरता को कम करने तथा भारत को इस उदीयमान क्षेत्र में प्रौद्योगिकी और बाजार में अग्रणी बनाने का मार्ग प्रशस्त होगा। हमारा लक्ष्य वर्ष 2030 तक 5 MMT का वार्षिक उत्पादन हासिल करना।
ऊर्जा परिवर्तन। इस बजट में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा ऊर्जा परिवर्तन तथा निवल शून्य उद्देश्यों और ऊर्जा सुरक्षा की दिशा में प्राथमिकता प्राप्त पूंजीगत निवेशों के लिए 35,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। अर्थव्यवस्था को धारणीय विकास के मार्ग पर ले जाने के लिए 4,000 MWH की क्षमता वाली बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों को व्यवहार्यता अंतर निधियन के माध्यम से सहायता दी जाएगी। पंप्ड स्टोरेज परियोजनाओं के लिए एक विस्तृत कार्य ढांचा भी तैयार किया जाएगा। नवीकरणीय ऊर्जा का निष्क्रमण। लद्दाख से 13 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा के निष्क्रमण और ग्रिड एकीकरण के लिए अंतरराज्यीय पारेषण प्रणाली 20,700 करोड़ के निवेश के साथ निर्मित की जाएगी, जिसमें 8,300 करोड़ की केंद्रीय सहायता शामिल है। हरित ऋण कार्यक्रम। व्यवहारगत परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत हरित ऋण कार्यक्रम को अधिसूचित किया जाएगा। इससे कंपनियों, व्यक्तियों और स्थानीय निकायों को पर्यावरण की दृष्टि से संधारणीय और उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा और ऐसे क्रियाकलापों के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाने में मदद मिलेगी। पृथ्वी माता के पुनरुद्धार, इसके प्रति जागरूकता, पोषण और सुधार हेतु प्रधानमंत्री कार्यक्रम पीएम प्रणाम राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को रासायनिक उर्वरकों के संतुलित प्रयोग तथा इनके स्थान पर वैकल्पिक उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु शुरू किया जाएगा। गोवर्धन स्कीम। गोवर्धन गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसर्च धन नामक स्कीम के तहत 500 नए अवशिष्ट से आमदनी संयंत्रों को चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्थापित किया जाएगा। इनमें 200 कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र शामिल होंगे, जिनमें शहरी क्षेत्रों में 75 तथा 300 समुदाय या क्लस्टर आधारित संयंत्र हैं, जिनमें कुल लागत 10,000 करोड़ रुपए होगी। मैं भाग ख में इसका जिक्र करूंगी। प्राकृतिक और बायोगैस का विपणन कर रहे सभी संगठनों के लिए 5% का CBG अधिदेश यथा समय लाया जाएगा। बायोमास के संग्रहण और जैव खाद के वितरण के लिए उपयुक्त राजकोषीय सहायता प्रदान की जाएगी। भारतीय प्राकृतिक खेती बायो इनपुट संसाधन केंद्र। अगले 3 वर्षों में हम 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए सहायता देंगे। इसके लिए माननीय अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय स्तर पर वितरित सूक्ष्म उर्वरक और कीटनाशक विनिर्माण नेटवर्क बनाते हुए 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स केंद्र स्थापित किए जाएंगे। मिस्टी वन रोपण में भारत को मिली सफलता के आधार पर मनरेगा, CAMPA कोष और अन्य स्रोतों के बीच तालमेल के माध्यम से तटीय रेखा के साथ साथ और लवण भूमि पर जहां भी व्यवहार्य हो मैंग्रोव पौधारोपण के लिए तटीय पर्यावास और ठोस आमदनी के लिए मैंगो पहल मिस्टी की शुरुआत की जाएगी। अमृत धरोहर। आर्द्र भूमि जैव विविधता का धारण करने वाली अति महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र है। प्रधानमंत्री जी ने अपनी सबसे हाल के मन की बात में कहा है, अब मैं उसे उद्धृत करती हूं कि अब हमारे देश में रामसर साइटों की कुल संख्या बढ़कर 75 हो गई है, जबकि 2014 से पहले इनकी संख्या मात्र 26 थी। स्थानीय समुदाय
संरक्षण के प्रयासों में हमेशा आगे रहे हैं। सरकार अमृत धरोहर स्कीम के माध्यम से इनके विशिष्ट संरक्षण मूल्यों को बढ़ावा देगी। इस स्कीम को आर्द्र भूमि के इष्टतम उपयोग को बढ़ावा देने तथा जैव विविधता, कार्बन स्टॉक, पर्यावरणीय पर्यटन के अवसरों तथा स्थानीय समुदाय के लिए आय सृजन बढ़ाने के लिए अगले 3 वर्षों में कार्यान्वित किया जाएगा। तटीय नौवहन को व्यवहार्यता अंतर निधियन के साथ सरकारी निजी भागीदारी पीपीपी रीति के माध्यम से बढ़ावा दिया जाएगा, क्योंकि यह यात्रियों और माल भाड़े दोनों के लिए परिवहन की ऊर्जा कुशल एवं कम लागत वाली प्रणाली है। वाहनों का प्रतिस्थापन, धन्यवाद। प्रदूषण करने वाले पुराने वाहनों को बदलना हमारी अर्थव्यवस्था को पर्यावरण हितैषी बनाने के लिए बहुत आवश्यक है। बजट 2021-22 में उल्लिखित वाहन स्क्रैपिंग की नीति को और बढ़ावा देने के लिए मैंने केंद्र सरकार के पुराने वाहनों को स्क्रैप में देने के लिए पर्याप्त निधियां आवंटित की है। राज्यों को भी पुराने वाहनों और एम्बुलेंसों को बदलने के लिए सहायता दी जाएगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं प्राथमिकता 6 पर आती हूँ। युवा शक्ति। हमारे युवाओं को सशक्त करने के लिए और अमृत पीढ़ी के सपने को साकार करने में मदद करने के लिए हमने कौशल वर्धन पर केंद्रित राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार की है। बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन में सहायक आर्थिक नीतियां अपनाई हैं और व्यवसाय के अवसरों का समर्थन किया है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4 अगले 3 वर्षों में लाखों युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 शुरू की जाएगी। ऑन जॉब प्रशिक्षण, उद्योग साझेदारी और उद्योग की जरूरतों के साथ पाठ्यक्रमों के संरेखन पर जोर दिया जाएगा। यह योजना इंडस्ट्री 4.0 जैसे कोडिंग, एआई, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स, मैकाट्रॉनिक्स, आईओटी, 3D प्रिंटिंग, ड्रोनों और सॉफ्ट स्किल जैसे नए युग के पाठ्यक्रमों को शामिल करेगी। युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए कौशल प्रदान करने हेतु अलग अलग राज्यों में 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किए जाएंगे। निम्नलिखित लक्ष्य हासिल करने के लिए एकीकृत स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत कर कौशल वर्धन हेतु डिजिटल तंत्र को और विस्तार प्रदान किया जाएगा। मांग आधारित औपचारिक कौशल वर्धन सक्षम करने, एमएसएमई सहित नियोक्ताओं के साथ जोड़ने और उद्यमिता योजनाओं की सुलभता सुगम करने के लिए अखिल भारतीय राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 3 वर्षों में 47 लाख युवाओं को वृत्तिका सहायता प्रदान करने के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर शुरू किया जाएगा। पर्यटन। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक एकीकृत और नवोन्मेषी दृष्टिकोण से कम 50 गंतव्यों का चैलेंज मोड से चयन किया जाएगा। इसके अलावा पर्यटक अनुभव को संवर्धित करने के लिए प्रत्यक्ष कनेक्टिविटी, वर्चुअल कनेक्टिविटी, टूरिस्ट गाइड, फूड स्ट्रीट और पर्यटक सुरक्षा के उच्च मानक जैसे पहलुओं के अलावा सभी प्रासंगिक पहलुओं को एक ऐप पर उपलब्ध करवाया जाएगा। प्रत्येक गंतव्य को एक संपूर्ण पैकेज के रूप में विकसित किया जाएगा। पर्यटन विकास का फोकस घरेलू पर्यटकों और साथ ही साथ विदेशी पर्यटकों पर होगा। Sector specific skilling. देखो अपना देश पहल का उद्देश्य हासिल करने के लिए क्षेत्र विशिष्ट कौशल वर्धन और उद्यमिता विकास का समन्वय स्थापित किया जाएगा। यह मध्यम वर्ग के नागरिकों को विदेशी पर्यटन के बदले
घरेलू पर्यटन को प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री की अपील से शुरू की गई थी। थीम आधारित पर्यटन सर्किटों के एकीकृत विकास के लिए स्वदेश दर्शन योजना शुरू की गई थी। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंतर्गत सीमावर्ती गांवों में पर्यटन के बुनियादी ढांचों का विकास किया जाएगा और पर्यटन सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। यूनिटी मॉल राज्यों को उनके स्वयं के ODOP एक जिला एक उत्पाद, GI उत्पाद और अन्य हस्तशिल्प उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए और उनकी बिक्री करने के लिए और शेष राज्यों के ऐसे उत्पादों को स्थान उपलब्ध करवाने के लिए अपनी अपनी राजधानियों में या सबसे प्रमुख पर्यटन केंद्र पर या उनकी वित्तीय राजधानी में एक यूनिटी मॉल स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। महोदय, प्राथमिकता 7 वित्तीय क्षेत्र। वित्तीय क्षेत्र में किए गए हमारे सुधार कार्यों और प्रौद्योगिकी के नवोन्मेषी उपयोग से बड़े पैमाने पर वित्तीय समावेशन हो पाया है। सेवा डिलीवरी बेहतर और त्वरित हो गई है। ऋण उपलब्धता और वित्तीय बाजारों में प्रतिभागिता सुगम हो गई है। यह बजट इन सुधारों को जारी रखने का प्रस्ताव करता है। MSME के लिए ऋण गारंटी। पिछले वर्ष मैंने MSME के लिए ऋण गारंटी योजना को नवीकृत करने का प्रस्ताव दिया था। मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि कॉर्पस में 9,000 करोड़ जोड़कर नवीकृत योजना को 1 अप्रैल 2023 से शुरू किया जाएगा। इससे अतिरिक्त 2 लाख करोड़ का समपार्श्विक मुक्त गारंटी युक्त ऋण संभव हो पाएगा। इसके अलावा ऋण की लागत में करीब 1% की कमी आएगी। राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री वित्तीय और अनुषंगी सूचना की केंद्रीय रिपोजिटरी के रूप में काम करने के लिए एक राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री स्थापित की जाएगी। इससे ऋण का कुशल प्रवाह संभव होगा, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिलेगा और वित्तीय स्थिरता बढ़ेगी। एक नया विधायी फ्रेमवर्क इस क्रेडिट पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को विनियमित करेगा और इसे RBI के साथ परामर्श कर डिजाइन किया जाएगा। वित्तीय क्षेत्र विनियम अमृतकाल की जरूरतों को पूर्ण करने के लिए और वित्तीय क्षेत्र में इष्टतम विनियमन सुगम करने के लिए यथावश्यक और व्यवहार्य लोक परामर्श को विनियम निर्माण प्रक्रिया में और अनुषंगी निर्देश जारी करने की प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। अनुपालना को सरल बनाने, आसान करने और इसकी लागत को कम करने के लिए वित्तीय क्षेत्र के विनियामकों से मौजूदा विनियमों की व्यापक समीक्षा करने का अनुरोध किया जाएगा। इसके लिए मैं आम लोगों और विनियमित संस्थाओं से प्राप्त सुझावों पर विचार करेंगे। विभिन्न विनियमों के अंतर्गत आवेदनों पर निर्णय लेने की समय सीमाएं भी निर्धारित की जाएंगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, GIFT IFSC में बिजनेस गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जाएंगे। दोहरे विनियमन से बचने के लिए SEZ अधिनियम के अंतर्गत IFSCA को सख्तियां प्रत्यायोजित की जाएंगी। IFSCA SEZ प्राधिकारियों GSTN, RBI, SEBI और IRDAI से पंजीकरण और अनुमोदन के लिए सिंगल विंडो IT सिस्टम की स्थापना करना, विदेशी बैंकों के IFSC बैंकिंग यूनिटों द्वारा अधिग्रहण वित्त पोषण की अनुमति देना, ट्रेड रिफाइनेंसिंग के लिए एक्जिम बैंक की एक सहायक संस्था की स्थापना करना, माध्यस्थम अनुषंगिक सेवाओं के लिए और SEZ अधिनियम के तहत दोहरे विनियमन से बचने के लिए सांविधिक प्रावधानों के लिए IFSCA अधिनियम में संशोधन करना और विदेशी व्युत्पन्न लिखतों को वैध संविदाओं के रूप में मान्यता देना। माननीय अध्यक्ष महोदय, डाटा दूतावास डिजिटल निरंतरता समाधान ढूंढने वालों देशों के लिए हम GIFT IFASC में उनके डाटा दूतावासों की स्थापना सुगम करेंगे। बैंकिंग क्षेत्र में शासन व्यवस्था और निवेशक संरक्षण में सुधार लाना। बैंक शासन व्यवस्था में सुधार लाने के लिए और निवेशक संरक्षण बढ़ाने के लिए बैंक कार्य विनियमन अधिनियम, बैंक कार्य
कंपनी अधिनियम और भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम में कुछ एक संशोधनों का प्रस्ताव किया गया है। In securities market, प्रतिभूति बाजार में क्षमता निर्माण। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रतिभूति बाजार में कार्य निष्पादकों और पेशेवरों की क्षमता निर्माण हेतु राष्ट्रीय प्रतिभूति बाजार संस्थान में शिक्षा हेतु मानदंड और स्तर तैयार करने, विनियमित करने, बनाए रखने और प्रवर्तित करने के लिए और डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट को मान्यता प्रदान करने हेतु सेबी को सशक्त किया जाएगा। a central data processing केंद्रीय डाटा संसाधन केंद्र। कंपनी अधिनियम के अंतर्गत फील्ड कार्यालयों में दाखिल विभिन्न फर्मों को केंद्रीयकृत प्रबंधन के माध्यम से कंपनियों के त्वरित रिस्पांस के लिए एक केंद्रीय डाटा संसाधन केंद्र की स्थापना की जाएगी। शेयरों और लाभांशों का पुनः दावा। निवेशक शिक्षा और संरक्षक निधि प्राधिकरण से निवेशक अदावी शेयरों और अप्रदत्त लाभांशों का आसानी से पुनः दावा कर सके, इसके लिए एक एकीकृत आईटी पोर्टल स्थापित किया जाएगा। IT portal will be established. Digital payments continue to find wide acceptance. डिजिटल भुगतान को व्यापक स्वीकृति मिलना जारी है। वर्ष 2022 में इनमें लेन देन में 76% की और मूल्य में 51% की वृद्धि हुई है। इस डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए राजकोषीय सहायता वर्ष 2023-24 में भी जारी रखी जाएगी। आजादी का अमृत महोत्सव, महिला सम्मान बचत पत्र। आजादी का अमृत महोत्सव के स्मरण स्वरूप मार्च 2025 तक 2 वर्ष की अवधि के लिए एक कालिक नई लघु बचत योजना महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाएगा। 2025. This will offer यह महिलाओं या बालिकाओं के नाम पर आंशिक आहरण विकल्प के साथ 2 वर्षों की अवधि के लिए 7.5% की नियत ब्याज दर पर 2 लाख तक की जमा सुविधा का प्रस्ताव देगा। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के लिए अधिकतम जमा सीमा को 15 लाख रुपए से बढ़ाकर 30 लाख रुपए कर दिया जाएगा। मासिक आय खाता स्कीम के लिए अधिकतम जमा सीमा को एकल खाते के लिए 4.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 9 लाख और संयुक्त खाते के लिए 9 लाख रुपए से बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दिया जाएगा। Honorable Speaker, sir, माननीय अध्यक्ष महोदय, राजकोषीय प्रबंधन। राज्यों को 50 वर्षों के लिए ब्याज मुक्त ऋण। राज्यों के नियमित संपूर्ण 50 वर्षीय ऋण को वर्ष 2023-24 के अंदर पूंजीगत व्यय पर खर्च किए जाने हैं। इनमें से अधिकांश ऋण व्यय राज्यों के विवेक पर निर्भर करेंगे, परंतु इस ऋण का एक हिस्सा उनके द्वारा वास्तविक पूंजी व्यय को बढ़ाने की शर्त पर दिया जाएगा। इस परिव्यय के हिस्से निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए भी जोड़े या आवंटित किए जाएंगे: पुराने सरकारी वाहनों की स्क्रैपिंग, शहरी आयोजना सुधार और कार्रवाइयां, शहरी स्थानीय निकायों में वित्तीय सुधार ताकि उनमें नगरपालिका बैंडों के लिए साख बन सके, पुलिस स्टेशनों के ऊपर या उसके भाग के रूप में पुलिस कर्मियों के लिए आवास सुविधा, यूनिटी मॉल का निर्माण, बाल और किशोर पुस्तकालयों को डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और केंद्रीय स्कीमों के पूंजीगत व्यय में राज्य का हिस्सा। fiscal deficit of states. States will be allowed a fiscal deficit of 3.5% of GSDP, of which 0.5% will be tied to power sector reforms. Revised estimates 2022 to 2023. The revised estimate, Honorable Speaker, sir, of the total receipts other than borrowing is 24.3 lakh crores, of which
The net tax receipts are 20.9 lakh crores. The revised estimate of the total expenditure is 41.9 lakh crores of rupees, of which the capital expenditure is about 7.3 lakh crores. The revised estimate of the fiscal deficit is 6.4% of GDP, adhering to the budget estimate. 2023-24 बजट अनुमान वर्ष 2023-24। वर्ष 2023-24 में कुल प्राप्तियां और कुल व्यय क्रमशः 27.2 लाख करोड़ और 45 लाख करोड़ होने का अनुमान लगाया गया है। निवल कर प्राप्तियां 23.3 लाख करोड़ रहने का अनुमान है। राजकोषीय घाटा जीडीपी के 5.9% रहने का अनुमान है। वर्ष 2021-22 के अपने बजट भाषण में मैंने यह घोषणा की थी कि हम कालांतर में राजकोषीय घाटे को सतत रूप से अच्छी तरह कम करने के साथ वर्ष 2025-26 तक राजकोषीय घाटे को 4.5% से नीचे रखने के लिए राजकोषीय समेकन के मार्ग पर चलते रहने की योजना बना रहे हैं। हमने इस मार्ग का अनुसरण करना जारी रखा है और मैं अपना इरादा दोहराती हूं कि हम वर्ष 2025-26 तक राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 4.5% के नीचे ले आएंगे। To finance the fiscal deficit, वर्ष 2023-24 में राजकोषीय घाटे का वित्त पोषण करने के लिए दिनांकित प्रतिभूतियों से निवल बाजार उधारियां 11.8 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान लगाया गया है। शेष वित्त पोषण लघु बचतों और अन्य स्रोतों से आने की अपेक्षा है। सकल बाजार उधारियां 15.4 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान लगाया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं अपने भाषण के भाग ख को पढ़ती हूं। indirect taxes. अप्रत्यक्ष कर। मेरे अप्रत्यक्ष कर का प्रस्ताव का उद्देश्य निर्यात को बढ़ावा देना, घरेलू विनिर्माण में बढ़ोतरी करना, घरेलू मूल्य वर्धन को बढ़ाना, हरित ऊर्जा और हरित गतिशीलता को प्रोत्साहित करना है। कर दरों की संख्या में कमी के साथ सरलीकृत कर संरचना अनुपालना भार को कम करने और कर शासन प्रणाली में सुधार लाने में मदद करती है। मैं वस्त्रों और कृषि को छोड़कर वस्तुओं पर बेसिक सीमा शुल्क दरों की संख्या को कम करके 21 से 13 करने का प्रस्ताव करती हूं। इसके परिणाम स्वरूप खिलौने, साइकिल, ऑटोमोबाइल और नाफ्ता सहित कुछ वस्तुओं की बेसिक सीमा शुल्कों, उपकरों और अधिभारों में मामूली परिवर्तन हुआ है। हरित गतिशीलता मोबिलिटी। मिश्रित कंप्रेस्ड प्राकृतिक गैस पर कर प्रपात से बचने के लिए मैं उसमें सम्मिलित कंप्रेस्ड बायोगैस, जिस पर जीएसटी भुगतान किया गया है, उस पर उत्पाद शुल्क से छूट देने का प्रस्ताव करती हूं। हरित मोबिलिटी को और संवेग प्रदान करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों में प्रयुक्त बैटरियों के लिथियम आयन सेलों के विनिर्माण के लिए आवश्यक पूंजीगत वस्तुओं और मशीनरी के आयात पर सीमा शुल्क में छूट दी जा रही है। As well. Electronics, as a result of various initiatives of the इलेक्ट्रॉनिक्स। चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम सहित सरकार ने विभिन्न पहलों के परिणाम स्वरूप भारत में मोबाइल फोन का उत्पादन वर्ष 2014-15 में करीब 18,900 करोड़ रुपए मूल्य के 5.8 करोड़ यूनिट से बढ़कर पिछले वित्तीय वर्ष में 2,75,000 करोड़ रुपए मूल्य के 31 करोड़ यूनिट तक पहुंच गया है। मोबाइल फोनों के विनिर्माण में घरेलू मूल्य वर्धन को और बढ़ाने के लिए मैं कुछित पुर्जों और कैमरा लेंसों जैसे आदानों के आयात पर बेसिक सीमा शुल्क में राहत देने और लिथियम आयन बैटरी सेलों पर रियायती शुल्क को 1 और वर्ष के लिए जारी रखना प्रस्तावित करती हूं। On lithium ion cells for batteries for another year. Similarly, इसी प्रकार टेलीविजन के विनिर्माण में मूल्य वर्धन को बढ़ावा देने के लिए मैं टीवी पैनल के ओपन सेलों के पुर्जों पर बेसिक सीमा शुल्क को घटाकर 2.5% करने का प्रस्ताव करती हूं। इलेक्ट्रिकल शुल्क संरचना के व्युत्क्रमण में दोष सुधार करने के लिए और इलेक्ट्रिक रसोई घर चिमनियों के विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए
इलेक्ट्रिक रसोई घर चिमनियों पर बेसिक सीमा शुल्क को 7.5% से बढ़ाकर 15% करने और इस उपकरण के हिट कॉइल पर आयात शुल्क को 20% से घटाकर 15% करने का प्रस्ताव करती हूँ। रसायन और पेट्रो रसायन। Denatured ethyl alcohol. रसायन उद्योग में डीनेचर्ड इथाइल अल्कोहल का उपयोग किया जाता है। मैं इस पर बेसिक सीमा शुल्क में छूट देने का प्रस्ताव करती हूँ। इससे इथेनॉल मिशन कार्यक्रम में भी सहायता मिलेगी और ऊर्जा पारगमन के हमारे प्रयास सुगम होंगे। एसिड ग्रेड फ्लोस्पार पर बेसिक सीमा शुल्क को भी 5% से कम कर 2.5% किया जा रहा है ताकि घरेलू फ्लोरोकेमिकल्स उद्योग प्रतिस्पर्धा बना रहे। इसके अलावा एपीक्लोरोहाइड्रिन के विनिर्माण के लिए प्रयुक्त कच्चे ग्लिसरीन पर बेसिक सीमा शुल्क को 7.5% से कम कर 2.5% करने का प्रस्ताव किया गया है। Marine products. In the last मरीन उत्पाद। पिछले वित्तीय वर्ष में समुद्री उत्पादों में उच्चतम निर्यात समृद्धि दर्ज की गई, जिससे देश के तटीय राज्यों में रहने वाले कृषकों को फायदा हुआ है। समुद्री उत्पादों विशेष रूप से झींगी श्रिम्प के निर्यात प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता और बढ़ाने के लिए श्रिम्प फीड के घरेलू विनिर्माण के लिए मुख्य इनपुट पर शुल्क को कम किया जा रहा है। भारत प्राकृतिक हीरो की कटाई और तराशी में विश्व में अग्रणी है और मूल्य की दृष्टि से वैश्विक कारोबार का करीब 3/4 हिस्से का योगदान करता है। प्राकृतिक हीरो के डिपॉजिट में कमी से यह उद्योग प्रयोगशाला निर्मित हीरो एलजीडी की ओर बढ़ रहा है और इस क्षेत्र में काफी संभावना है। इस अवसर का लाभ उठाने के लिए मैं उसके विनिर्माण के प्रयुक्त बीजों पर सीमा शुल्क को घटाने का प्रस्ताव करती हूँ। बहुमूल्य धातु सोने के डोरे और बारो और प्लैटिनम पर सीमा शुल्क को इस राजकोषीय वर्ष में पहले बढ़ाया गया था। मैं अब शुल्क विभेदों को बढ़ाने के लिए उनसे बने सामानों पर शुल्कों को बढ़ाने का प्रस्ताव करती हूँ। मैं चांदी के डोरे, बारो और सामानों पर भी आयात शुल्क बढ़ाने का प्रस्ताव करती हूँ ताकि उन्हें सोने और प्लैटिनम के साथ संरेखित किया जा सके। धातु स्टील क्षेत्र के लिए कच्ची सामग्री की उपलब्धता सुगम करने के लिए सीआरजीओ स्टील के विनिर्माण के लिए कच्ची सामग्री, लौह स्क्रैप और निकल कैथोड पर बेसिक सीमा शुल्क को छूट जारी रखा जा रहा है। इसी प्रकार द्वितीयक तांबा कॉपर उत्पादकताओं जो मुख्यतया एमएसएमई क्षेत्र में है के लिए कच्चे माल की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु कॉपर स्क्रैप पर 2.5% की रियायती बीसीडी को जारी रखा जा रहा है। सम्मिश्रित रबड़ शुल्क की परिवंचना को रोकने के लिए सम्मिश्रित रबड़ पर बेसिक सीमा शुल्क को बढ़ाकर लेटेक्स को छोड़कर अन्य प्राकृतिक रबड़ के बराबर 10% से 25% या 30 रुपए प्रति किलोग्राम जो भी कम हो किया जा रहा है। cigarettes, national calamity. सिगरेट विनिर्दिष्ट सिगरेटों पर ज्यादा आपदा आकस्मिकता शुल्क एनसीसीडी को 3 वर्ष पूर्व संशोधित किया गया था। इसमें लगभग 16% की वृद्धि करने का प्रस्ताव किया गया है। I now come to my direct tax proposals on प्रत्यक्ष कर। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अब प्रत्यक्ष कर प्रस्ताव पर आती हूँ। इन प्रस्तावों का उद्देश्य कर संरचना की निरंतरता और स्थिरता बनाए रखना, अनुपालना भार को कम करने के लिए विभिन्न प्रावधानों का और सरलीकरण और उन्हें युक्ति संगत बनाना, उद्यमिता की भावना को प्रोत्साहित करना और नागरिकों को कर राहत प्रदान करना है। आयकर विभाग अनुपालना को और आसान और निर्बाध बनाने के लिए करदाता सेवाओं में सुधार करने का सतत प्रयास करता है। हमारे करदाता पोर्टल को एक दिन में अधिकतम 72 लाख रिटर्न प्राप्त हुए हैं और इस पोर्टल ने इस वर्ष 6.5 करोड़ रिटर्न संसाधित किए हैं। औसत संसाधन अवधि को वित्तीय वर्ष 13-14 में 93 दिवस से घटाकर अब 16 दिवस कर दिया गया है और 45% रिटर्न 24 घंटे के अंदर संसाधित कर दिए गए थे। हम इसमें और सुधार करने का इरादा रखते हैं और करदाताओं की सुविधा हेतु अगली पीढ़ी के सामान्य आईटी रिटर्न फॉर्म लाने और साथ ही शिकायत निवारण तंत्र को और सुदृढ़ करने की योजना बना रहे हैं। एमएसएमई और पेशेवर। एमएसएमई हमारी अर्थव्यवस्था की समृद्धि के इंजन हैं। 2 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर वाले सूक्ष्म उद्यम और 50 लाख रुपए तक के टर्नओवर वाले कुछ पेशेवर
प्रकल्पित कराधान का लाभ उठा सकते हैं। मैं इन सीमाओं को उन करदाताओं के लिए क्रमशः 3 करोड़ रुपए और 75 लाख रुपए तक बढ़ाने का प्रस्ताव करती हूं, जिनकी नकदी प्राप्तियां 5% से अधिक नहीं है। जिनकी नकदी प्राप्तियां 5% से अधिक नहीं है। इसके अलावा एमएसएमई को समय पर भुगतान की प्राप्ति में सहायता करने के लिए मैं उन पर व्यय खर्चों के लिए कटौती को भी अनुमत करने का प्रस्ताव करती हूं, जब उनका भुगतान वास्तविक रूप से कर दिया गया हो। सहकारिता। सहकारिता एक सराहनीय अवधारणा है। हमारे प्रधानमंत्री के सहकार से समृद्धि के लक्ष्य को साकार करने के लिए और सहकार की भावना को अमृतकाल की भावना से जोड़ने के उनके संकल्प की सिद्धि हेतु भाग क में प्रस्तावित उपायों के अतिरिक्त सहकारिता क्षेत्र के लिए मेरे पास कई प्रस्ताव हैं। प्रथमतः दिनांक 31/3/2024 तक विनिर्माण गतिविधियां शुरू करने वाली नई सहकारी समितियों को 15% की कम कॉर्पोरेट दर कर का लाभ मिलेगा, जैसा कि नई निर्माण कंपनियों को वर्तमान में मिलता है। द्वितीयतः मैं चीनी सहकारी समितियों को निर्धारण वर्ष 2016-17 की अवधि से पहले गन्ना किसानों को किए गए भुगतानों का व्यय के रूप में दावा करने के लिए एक अवसर प्रदान करने का प्रस्ताव करती हूं। इस प्रस्ताव से संभावित राहत 10,000 करोड़ रुपए की होगी। तृतीयतः मैं प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों और प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों को नकद में दिए गए जमा एवं ऋणों हेतु 2 लाख रुपए प्रति सदस्य की उच्चतर सीमा प्रदान करती हूं। इसे दोहराती हूं। तृतीयतः मैं प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों और प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों को नकद में दिए गए जमा एवं ऋणों हेतु 2 लाख रुपए प्रति सदस्य की उच्चतर सीमा प्रदान करती हूं। इसी प्रकार से सहकारी समितियों को टीडीएस के लिए नकदी आहरण पर 3 करोड़ रुपए की उच्चतर सीमा प्रदान की जा रही है। स्टार्टअप। देश के आर्थिक विकास के लिए उद्यमिता बहुत महत्वपूर्ण है। हमने स्टार्टअप के लिए अनेक उपाय किए हैं और उनके परिणाम भी निकले हैं। भारत वर्तमान में वैश्विक रूप में स्टार्टअप के लिए तीसरी सबसे बड़ी इकोसिस्टम है और मध्यम आय देशों के बीच नवाचार गुणवत्ता में इसका दूसरा स्थान है। मैं स्टार्टअप द्वारा आयकर लाभ प्राप्त करने हेतु निगमन की तारीख 31/3/2023 से बढ़ाकर 31/3/2024 तक करने का प्रस्ताव करती हूँ। इसके अलावा मैं स्टार्टअप की शेयरधारिता में परिवर्तन कर हानियों के अग्रनयन के लाभ को निगमन के 7 वर्ष से 10 वर्ष तक प्रदान करने का प्रस्ताव करती हूँ। आयुक्त स्तर पर अपीलों के लंबन को कम करने के लिए मैं छोटी अपीलों को निपटाने के लिए लगभग 100 संयुक्त आयुक्तों की तैनाती का प्रस्ताव करती हूं। हम इस वर्ष पहले से प्राप्त विवरणियों के जांच के लिए चुनने हेतु और अधिक सिलेक्टिव रहेंगे। कर रियायतों को बेहतर लक्षित करना। कर रियायतों और छूटों को बेहतर लक्षित करने के लिए मैं धारा 54 और 54 के तहत आवासीय गृह में किए गए निवेश पर पूंजीगत लाभों से कटौती की सीमा को 10 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव करती हूं। इसी उद्देश्य से दूसरा प्रस्ताव अत्यधिक मूल्य वाली बीमा पॉलिसियों की आयकर छूट को सीमित करना है। युक्ति संगत बनाना। माननीय अध्यक्ष महोदय, युक्ति संगत बनाने और सरलीकरण से संबंधित कई प्रस्ताव हैं। आवासन, शहरों, नगरों और गांवों के विकास या किसी गतिविधि अथवा मामले को विनियमित और विकसित करने के उद्देश्य से संघ अथवा राज्यों के कानूनों के तहत स्थापित प्राधिकरणों, बोर्डों और आयोगों की आय को आयकर से छूट देने का प्रस्ताव है। इस दिशा में अन्य प्रमुख उपाय निम्नानुसार है।
ऑनलाइन खेल के लिए टीडीएस 10,000 रुपये की न्यूनतम सीमा को हटाना तथा उससे संबंधित कर देयता प्रावधानों को स्पष्ट करना, सोने को इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट में और विलोमतः परिवर्तित करने को पूंजीगत लाभ के रूप में नहीं माना जाना, गैर पैन मामलों में ईपीएफ आहरण के कर योग्य भाग पर टीडीएस दर को 30% से घटाकर 20% करना और मार्केट लिंक डिवेंचर से प्राप्त आय पर कराधान। अन्य वित्त विधेयक में अन्य मुख्य प्रस्ताव निम्नलिखित से संबंधित है। आईएफएससी गिफ्ट सिटी को अंतरित निधियों के कर लाभों की अवधि को 31/3/2025 तक बढ़ाना, आयकर अधिनियम की धारा 276 क के तहत गैर अपराधीकरण, आईडीबीआई बैंक के सहित रणनीतिक विनिवेश के मामले में हानियों को अग्रेनित करना और अग्निवीर निधि को ईईई स्तर प्रदान करना। Personal in व्यक्तिगत आयकर। Now I come to what everyone is waiting for. मैं अब वह बताना चाहती हूँ जिसका सबको इंतजार है, व्यक्तिगत आयकर। मुझे 5 प्रमुख घोषणाएं करनी है इस बारे में। ये मुख्यतः हमारे परिश्रमी मध्यम आय वर्ग के लिए है, के लाभ के लिए है। जो पहली घोषणा है वो रिबेट से संबंधित है। वर्तमान में पुरानी और नई आयकर व्यवस्थाओं में 5 लाख रुपए तक की आय वाले किसी व्यक्ति किसी प्रकार के आय का भुगतान नहीं करते हैं। मैं रिबेट की सीमा को नई कर व्यवस्था में 7 लाख रुपए तक बढ़ाने का प्रस्ताव करती हूं। इस प्रकार नई व्यवस्था कर व्यवस्था में 7 लाख रुपए तक आय वाले व्यक्तियों को कोई कर भुगतान नहीं करना होगा। जो 7 लाख तक रुपए कमा रहे हैं उनको कोई कर भुगतान नहीं करना होगा। दूसरा प्रस्ताव मध्य वर्ग के आय वर्ग से संबंधित है। मैंने वर्ष 2020 में 2.5 लाख रुपए शुरू करते हुए 6 आयकर स्लैब वाली नई व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था शुरू की थी। मैं स्लैबों की संख्या घटाकर 5 करते हुए और कर की सीमा को बढ़ाकर 3 लाख करते हुए इस व्यवस्था में कर संरचना को बदलने का प्रस्ताव करती हूँ। कर की नई दरें निम्नानुसार होंगी। 0 से 3 लाख 0, 3 से 6 लाख 5%, 6 से 9 लाख 10%, 9 से 12 लाख 15%, 12 से 15 लाख 20%, 15 लाख रुपए से ऊपर 30%। इस नई कर व्यवस्था में सभी कर प्रदाताओं को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। 9 लाख रुपए की वार्षिक आय वाले किसी व्यक्ति को केवल 45,000 रुपए का भुगतान करना होगा। यह उसकी आय का सिर्फ 5% होगा। यह अब उसके द्वारा भुगतान किए जा रहे अर्थात 60,000 रुपये पर 25% की कटौती है। यह सिर्फ 45,000 हो गया है। इसी प्रकार वह व्यक्ति जिसकी आय 15 लाख रुपए आय वाले किसी व्यक्ति को केवल 1.5 लाख रुपए या उसकी आय के 10% का भुगतान करना होगा, जो कि उसकी मौजूदा देयता अर्थात 1,87,500 रुपये से 20% की कटौती होगी। मेरा तीसरा प्रस्ताव है कि वेतनभोगी वर्ग और पारिवारिक पेंशनभोगी सहित पेंशनभोगी वर्ग के लिए है, जिनके लिए मैं मानक कटौती लाभ को नई कर व्यवस्था में भी विस्तारित करने का प्रस्ताव करती हूँ। प्रत्येक वेतनभोगी व्यक्ति जिसकी आय 15.5 लाख रुपये या इससे अधिक है को परिणाम स्वरूप 52,500 रुपये का लाभ मिलेगा।
मेरी चौथी घोषणा हमारे देश की अधिकतम कर दर जो कि 42.74% है से संबंधित है। यह विश्व में सबसे अधिक कर दरों में से एक है। मैं नई कर व्यवस्था में उच्चतम अधिभार को 37% से घटाकर 25% करने का प्रस्ताव करती हूँ। इसके परिणाम स्वरूप अधिकतम कर दर घटकर 39% हो जाएगी। अंततः गैर सरकारी वेतनभोगी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति पर अवकाश के नकदीकरण पर 3 लाख रुपए तक की सीमा की छूट अंतिम बार वर्ष 2002 में नियत की गई थी, जब सरकार में अधिकतम मूल वेतन 30,000 रुपये प्रतिमाह था। सरकारी वेतन वृद्धि के अनुरूप मैं इस सीमा को बढ़ाकर 25 लाख रुपए करने का प्रस्ताव करती हूं। हम डिफ़ॉल्ट कर व्यवस्था के रूप में नई कर व्यवस्था भी बना रहे हैं, तथापि नागरिकों को पुरानी कर व्यवस्था का लाभ उठाने का विकल्प भी जारी रहेगा। इनके अलावा मैं अनुबंध में दिए गए अनुसार कुछ और परिवर्तन भी कर रही हूँ। इन प्रस्तावों के परिणाम स्वरूप लगभग 38,000 करोड़ रुपए, जिसमें से 37,000 करोड़ रुपए प्रत्यक्ष करों के तथा 1,000 करोड़ रुपए अप्रत्यक्ष करों के राजस्व को परित्यक्त किया जाएगा, जबकि लगभग 3,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व जुटाया जाएगा। इस प्रकार कुल वार्षिक परित्यक्त राजस्व लगभग 35,000 करोड़ होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, इन शब्दों के साथ मैं बजट इस प्रतिष्ठित सदन को सौंपती हूँ। आइटम नंबर 1 माननीय आइटम नंबर 2 श्रीमती निर्मला सीतारमण जी। Sir, with your permission, आपकी अनुमति से मैं सदन के पटल पर निम्नलिखित पत्र सदन के पटल पर रखती हूँ। 3.1 वित्तीय जिम्मेदारी प्रबंधन विधेयक 2003 के अंतर्गत मध्यवर्तीय वित्तीय फिस्कल पॉलिसी स्ट्रेटजी वक्तव्य और मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट सदन के पटल पर रखती हूँ। समाचार भाग 2 के माध्यम से पहले ही सूचित किया जा चुका है कि माननीय वित्त मंत्री जी के बजट भाषण की प्रतियां हार्ड कॉपी के रूप में उपलब्ध कराई